वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। बेसिकली हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगा, बट इस वीडियो में हम अभी देखने वाले हैं कि सी प्लस प्लस होती क्या है, सी प्लस प्लस के बेसिक्स क्या है। क्योंकि अगर हमें बेसिक्स नहीं आते होंगे तो हम आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, कैसे हम उसे यूज करते हैं, क्या उसके बेसिक्स होते हैं, तभी हम उसमें ऊप्स का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज सी प्लस प्लस। अ सी प्लस प्लस इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड एज एन एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई, फिर उसकी मतलब एक उसको इम्प्रूव करके एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई जिसका नाम सी प्लस प्लस रखा गया, जो कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए यूज की जाती थी। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग का मतलब है कि जनरली एप्लीकेशंस बनाने के लिए, नॉर्मल डिजाइनिंग के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था। इट इज वाइडली यूज फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसका बहुत ज्यादा यूज केस कहाँ पर है, जहां पर सिस्टम्स बनाए जाते हैं या जहां पर सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं। गेम प्रोग्रामिंग मतलब गेम्स वगैरह बनाने के लिए इसका यूज केस है। एंड इट सपोर्ट्स बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है, साथ के साथ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है। मतलब अगर हम उप्स का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे तो बेसिकली हम प्रोसीजर को फॉलो कर रहे होंगे, अगर हम उप्स का कंसेप्ट लगाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो कर रहे होंगे। तो दोनों इसमें पॉसिबल है। Next is history of C++. C++ was developed by Banjern Stropstrup at Bell's Lab in early 1980s। 1980 में जो ये साइंटिस्ट का जो भी है हमारे डेवलपर का नाम बताया गया है, इन्होंने C++ को डेवलप किया इन 1980s। इनिशियली नेम्ड C विद क्लासेस, और इसको नाम स्टार्टिंग में क्या नाम दिया गया था, C विद क्लासेस इसको नाम दिया गया था कि C लैंग्वेज ही है बट इसके अंदर क्लासेस को इंक्लूड कर दिया गया है, तो ये इसको कहा गया। इट वॉज नेम्ड सी प्लस प्लस इन 1983। 1980 में इसका नाम सी विद क्लासेस रखा गया, बट 1983 में इसका नाम बदलकर सी प्लस प्लस कर दिया गया। बेसिकली सी को और एडवांस कर दिया गया। द नेम सी प्लस प्लस सिग्निफाइज द एवोल्यूशनरी नेचर ऑफ द चेंजेस फ्रॉम सी। मतलब कि सी प्लस प्लस नाम यही सजेस्ट करता था कि जो सी लैंग्वेज है वो एवोल्यूशन कर चुकी है, मतलब डेवलप हो चुकी है और इसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। प्लस प्लस इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे हमें पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्लस प्लस को क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सी है वो इंक्रीमेंट होकर सी प्लस प्लस हो गई है, मतलब और भी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट है कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस। अब सी प्लस प्लस में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जिसका मतलब कंपाइलर को पहले से पता होता है। उन वर्ड्स का हम कोई भी वेरिएबल बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब वेरिएबल कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो हम जब रियल लाइफ प्रोग्रामिंग करेंगे तो मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि किस तरीके से हम कोई भी वैल्यू को जो है वेरिएबल में स्टोर करते हैं और उसे एक्सेस करते हैं यूजिंग सी प्लस प्लस। ठीक है, जब हम बहुत सारे प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको समझ आता चला जाएगा, इसमें हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कीवर्ड्स आर दी रिजर्व वर्ड्स हैविंग अ स्पेशल मीनिंग। कीवर्ड्स वो मतलब होते हैं, वो मीनिंग होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जिनका पहले से ही स्पेशल मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल्स इंट हो गया जो कि एक डेटा टाइप है, फ्लोट हो गया, रिटर्न हो गया, इफ एल्स, वाइल, फोर, क्लास, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, वॉइड, न्यू, डिलीट, वर्चुअल। ये सब क्या है, ये सब रिजर्व वर्ड्स हैं, इनको हम कीवर्ड्स कहते हैं हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। ऐसे ही अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है दीज कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर्स। इनका हम आइडेंटिफायर्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, बेसिकली जो वेरिएबल को हम नाम देते हैं या फंक्शंस को हम नाम देते हैं उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। जिससे हम एक फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, एक वेरिएबल को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेटर्स। अब कौन कौन से ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता है सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स मतलब जैसे हम नॉर्मल लाइफ में प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसी तरीके से अलग अलग तरीके के ऑपरेटर्स जो हैं वो अलग अलग रिलेशंस को शो करते हैं, अलग अलग वर्क करते हैं हमारे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। जैसे जब हमें दो चीजों को ऐड करना है तो हम प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंडर आता है। माइनस भी अरिथमेटिक है, मल्टीप्लीकेशन भी, मल्टीप्लीकेशन को हम एस्टेरिस्क से डिनोट करते हैं, और स्लैश से हम किसी डिवीजन को करते हैं, और जो परसेंटेज साइन है इसको हम मॉड्यूलस कहते हैं। मॉड्यूलस मतलब डिवाइड करके जो रिमाइंडर वैल्यू आती है वो रिमाइंडर वैल्यू मॉड्यूलस हमें प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या बताता है कि जब दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज मींस 20 एंड 20 है, तो वो बताएगा इक्वल टू चेक करेगा कि क्या दोनों बराबर है एक दूसरे के या नहीं। नॉट इक्वल टू क्या करेगा कि ये उसके बराबर है या नहीं है, ठीक है, नहीं है कि नहीं है। इसके बाद है ग्रेटर देन और लेस देन का साइन, ठीक है। लेस देन मतलब कि इससे छोटा है या बड़ा है, इस चीज को प्रूव करने के लिए। लेस देन इक्वल टू मतलब या इससे छोटा होना चाहिए या इससे बराबर होना चाहिए या इससे बड़ा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, तो इस तरीके के। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली इस्तेमाल होते हैं जहां पर हम दो कंडीशंस की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास असाइनिंग ऑपरेटर्स हैं जो कि एक की वैल्यू दूसरे में असाइन करते हैं, जो कि इक्वल टू सबसे इंपॉर्टेंट असाइनिंग ऑपरेटर है। प्लस इक्वल टू मतलब इंक्रीमेंट करके असाइन करता है, ये डिक्रीमेंट करके असाइन करता है, माइनस इक्वल टू, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे असाइनिंग ऑपरेटर्स हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैंने आपको बता ही दिया। इंक्रीमेंट मतलब कि प्लस प्लस करना, एक वैल्यू एक्स्ट्रा जोड़ देना। माइनस माइनस का मतलब एक वैल्यू माइनस कर देना। बिटवाइज ऑपरेटर्स का हम इतना कुछ खास यूज नहीं करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जो प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे होते हैं, बेसिक लेवल पे इसका बहुत कम यूज होता है, ठीक है। इसमें एक्सोर आ जाता है और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट इन सी प्लस प्लस, कि किस तरीके से हम सी प्लस प्लस में यूजर से इनपुट लेते हैं और आउटपुट देते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली होता ही यही है कि हम जो है यूजर से कोई नंबर इनपुट लेते हैं, उसके ऊपर कुछ भी कॉम्प्लेक्स जो है कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं और उसे एक आउटपुट की फॉर्म में कंसोल पे शो कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सबसे पहले जो सी प्लस प्लस के हर प्रोग्राम में होता ही होता है वो है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम क्या है? आईओ स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मतलब कि जो सबसे पहले प्रोग्राम को प्री प्रोसेस करने से पहले डायरेक्ट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। जितने भी हम सी आउट सी इन जो भी फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं वो सब आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी के अंडर होते हैं, ठीक है। इसके बाद सी प्लस प्लस यूजेस इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरीज फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। नेक्स्ट है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हम कब इंक्लूड करते हैं? जब हम कुछ एक्सटर्नल कंपाइलर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, तो उसमें जब भी हम कोडिंग कर रहे होंगे तो उसके लिए हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज करते हैं। क्योंकि जो हम यूज करते हैं ना ये, तो इसके अंदर जो ये लाइब्रेरी है हमारी मेन हेडर फाइल है आईओ स्ट्रीम, इसके अंदर सी आउट फंक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है जब भी हम कुछ एक्सटर्नल कंपाइलर्स का यूज करते हैं। तो सी आउट को यूज करने के लिए हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जो है इंक्लूड करते हैं अपनी हेडर फाइल के नीचे। अगर हम इसको नहीं इंक्लूड करेंगे तो हमें एसटीडी, ठीक है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ता है और साथ के साथ सी आउट लगा के फिर हम आउट कर सकते हैं प्रोग्राम को, तो इसलिए हम इसे इंक्लूड करेंगे। हम भी बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करेंगे अपने कोडिंग के लिए, तो हम भी इसको इंक्लूड कर रहे होंगे हर एक प्रोग्राम में। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, आपको यही बताया हुआ है। ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये ऊप्स रिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं है। ये बेसिक है कि किस तरीके से इनपुट ली जाती है। सबसे पहले क्या होता है? इंट नम। इंट नम क्या है? इंट नम एक वेरिएबल है। इंटीजर एक रिजर्व वर्ड था, मैंने आपको बताया था कीवर्ड है। इंटीजर क्या, अब बेसिकली कीवर्ड्स क्या होते हैं? इंट क्या होता है? इंट किसी भी नॉर्मल मैथमेटिकल वैल्यू को स्टोर करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, इस तरीके की छोटी मोटी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम इंट का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर हमें पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करना हो तो हम फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 6.5 7.5, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ्लोट लिखते हैं और यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल का नाम हम कोई भी दे सकते हैं, बट वो रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, जो कि कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं, जो मैंने आपको बताया, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी चीज को। वेरिएबल के नाम को हम आइडेंटिफायर, फंक्शन के नाम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। इसी तरीके से हमने क्या किया, हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया जो कौन सी वैल्यू, जो इंटीजर वैल्यू को होल्ड करेगा, कौन सा वेरिएबल होल्ड करेगा? नम। नम क्या है? नम जो है, जो भी हम यूजर से इनपुट लेंगे वो वैल्यू नम नाम के इंटीजर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इंटीजर डेटा टाइप है और नम क्या है? नम जो है वो एक वेरिएबल है। अब बेसिकली आपको यहाँ से ये पता चल जाना चाहिए कि जो इंटीजर अब जब इसके आगे लग गया एक वेरिएबल के आगे, तो मतलब ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकता है। मतलब 1 2 3 वाली वैल्यू को स्टोर कर सकता है, ये 6.5 वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता। ये किसी की कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू, लाइक किसी का नाम हो गया, हेलो हो गया, तो इस टाइप के वर्ड्स को भी स्टोर नहीं कर सकता। ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू इसको स्टोर करेगा। और अगर आपको यहाँ पे किसी का नाम स्टोर करना था तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना पड़ता, ठीक है, वो भी एक कीवर्ड है।
इसी तरीके से सी आउट, इसको हम एक्सर्शन ऑपरेटर कहते हैं। एक्सर्शन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? एक्सर्शन ऑपरेटर बेसिकली हमारे कंसोल पे ये चीज प्रिंट करने का काम करता है। सी आउट हमने लगाया, सी आउट क्या होता है? सी आउट हमारे कंसोल पे, कंसोल मतलब कि हमारी आउटपुट विंडो पे शो करने के लिए हम सी आउट लिखते हैं। और इसके बाद इंसर्शन एक्सर्शन ऑपरेटर, फिर आपको जो भी मैसेज प्रिंट करना होता है उसको हम डबल ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है, जो भी आपको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है उसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं। और एट द एंड हमारे पास सेमीकोलन हर एक स्टेटमेंट के बाद आता है। इसके बाद है सीन। सीन बेसिकली अब इससे हम क्या कह रहे हैं, जब ये सबसे पहले जब ये प्रोग्राम रन होगा तो यूजर के पास ये वाली इंफॉर्मेशन जाएगी, एंटर अ नंबर। ठीक है, तो यूजर एक नंबर एंटर करेगा, फिर ये नंबर सी इन करके किस में चला जाएगा? नम नाम के वेरिएबल में, जो हमने ऊपर नम नाम का वेरिएबल बनाया ना। ठीक है, तो जब भी हम कोई वेरिएबल को कहीं पर भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसको कोट्स में नहीं लिखा जाता। कोट्स में लिखेंगे तो वो एक मैसेज की फॉर्म में जाएगा। बट अगर हम नम की इस तरीके वेरिएबल की फॉर्म में सिंपली लिखेंगे वेरिएबल का नाम, तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी जो भी वो होल्ड कर रहा होगा। तो इसी तरीके से अब डिटेल में हम जब प्रोग्राम करेंगे तो हम डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से एक्चुअल में चीजें वर्क कर रही होती है। सी इन से क्या होगा? सी इन से जो हमारा नम नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू हम यूजर से मांगकर इसमें स्टोर करवा देंगे। ये इनपुट के लिए यूज होता है। इसके बाद है सी आउट। सी आउट से क्या होता है? सी आउट से जो यूजर ने जो भी नंबर एंटर करा है वो हम कंसोल पे प्रिंट करवा देंगे। यू एंटर्ड ये मैसेज की फॉर्म में आएगा। और फिर एक्सर्शन ऑपरेटर दोबारा से, फिर जब हम नम लिखेंगे तो क्या होगा? मैंने कहा था नम नाम की वैल्यू के अंदर जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। एंडल क्या करता है? एंडल बेसिकली एक मैन्युपुलेटर होता है जो कि हमारी कंसोल के आउटपुट को मैन्युपुलेट करता है, जिससे हमारी आउटपुट नेक्स्ट लाइन में चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो दिखाता है कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली जो है एग्जीक्यूट हो चुका है, और एट द एंड मेन को क्लोज करना होता है विद द कर्ली ब्रैकेट। इसके बाद हमारे पास होते हैं लूप्स। लूप्स क्या होते हैं? लूप्स इन सी प्लस प्लस, लूप्स फॉर द रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड, कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटली एग्जीक्यूट करने के लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 2 3 4 5 प्रिंट करवाना है तो आप हर बार ऐसे किसी वेरिएबल में स्टोर करके ऐसे ऐसे तो प्रिंट नहीं करवाओगे, तो आप लूप बना सकते हो उसके लिए। ठीक है, आपको 1 से 10 तक काउंटिंग, 5 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 4, हमारे पास 3 तरीके की लूप होती हैं। अभी हम फोर लूप के, जनरली फोर लूप ही इस्तेमाल होती है। मैं तो जनरली फोर लूप ही इस्तेमाल करना प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसका सिंटेक्स काफी सिंपल होता है। फोर फोर मतलब सबसे पहले हम फोर लूप लगाएंगे, फिर इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए आई नाम का वेरिएबल लेंगे जो कि 0 से स्टार्ट होगा। अब बेसिकली 0th इंडेक्स से लूप स्टार्ट होती है। ठीक है, और कहाँ तक जाएगी? लेस देन 5 मतलब कि 4 तक जाएगी, तो मतलब 0 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट करने का काम ये करेगी। फिर आई प्लस प्लस, मतलब जैसे ही आई की वैल्यू पहले 0 होगी तो वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि सी आउट आई कर रखा है हमने, सी आउट आई से क्या होगा? जैसे ही आई की वैल्यू 0 होगी, सबसे पहले वो चेक करेगा कि क्या जो आई की वैल्यू है वो लेस देन 5 है। अगर वो देखेगा कि हाँ 0 5 से छोटा है तो वो आई को प्रिंट कर देगा। ठीक है, आई को इंक्रीमेंट करके प्रिंट कर देगा, मतलब सबसे पहले इंक्रीमेंट करा हुआ है ना, तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा? जैसे ही यहाँ पर आया तो आई की वैल्यू तो इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई, तो यहाँ पर आई की जगह आई का जो 0 था वहां की जगह 2 आ गया। अब 2 के अंदर आई इज लेस देन 5। ठीक है, फिर इस तरीके से इंक्रीमेंट होगा फिर प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, कंडीशन चेक होगी, फिर इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं अगर हमें बैकवर्ड काउंटिंग जाना है, और फिर हमें आई की वैल्यू को प्रिंट करवाते जाएंगे। ये बेसिकली हमने एक बीच में स्पेस देने के लिए यूज करा है ताकि सारे जो भी वैल्यूज होंगी वो एक दूसरे के साथ जुड़ ना जाए। ठीक है, सेमी कॉलन एंड ऑफ द स्टेटमेंट में लगेगा ही लगेगा, और ये एट द एंड हमारी लूप बंद हो जाएगी। इसी तरीके से वाइल लूप होती है। वाइल लूप में का सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें हम जो है इनिशियलाइजेशन बाहर करते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0 से वैल्यू हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। वाइल ये लूप कहाँ तक जाएगी? आई लेस देन 5 तक, और आई को प्रिंट करती रहेगी और आई प्लस प्लस होता रहेगा। तो ये बेसिकली वो बता रहा है। इसके बाद डू वाइल। डू वाइल क्या कहता है? पहले काम कर लो फिर बाद में कंडीशन चेक होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा? सबसे पहले कंडीशन एक ना एक बार तो कोड आपका एग्जीक्यूट होगा ही, फिर आई इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाती है नेक्स्ट केस में, तो नेक्स्ट केस में वैल्यू प्रिंट ही नहीं होगी। उसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं सी प्लस प्लस में? फंक्शंस आर द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बाय ब्रेकिंग द प्रोग्राम्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग
हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम फंक्शन को जो है एक छोटे छोटे पार्ट्स में, हमारे प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स मतलब फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे इंट ऐड क्या करेगा, इंट ऐड दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स मतलब कि जब भी हम मेन के अंदर से बेसिकली हम इसको जब इसको बनाएंगे कोड को, ठीक है, तो हमारे मेन के अंदर हम क्या करेंगे, इंट ए इंट बी, वो रिटर्न क्या करेंगे, जो भी ए और बी की वैल्यू आएगी उसका सम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होगा, जब भी हम वैल्यू देंगे ना, फंक्शन को कॉल करेंगे, तो फंक्शन को कॉल करते समय हम ऐड लिखेंगे और ऐड के साथ साथ ए और बी की वैल्यू इन्हीं फंक्शन के बीच में पास कर देंगे, और वो फंक्शन की ए और बी की वैल्यू यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगी और यहाँ पर ऐड होके रिजल्ट जो है हमें फाइनली मिल जाएगा। जैसे कि इंट रिजल्ट ऐड 3 4, ठीक है, इंट रिजल्ट ऐड 3 4 मतलब हम जो भी ये फंक्शन है इसकी वैल्यू को हम रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ठीक है, फिर जैसे ही हमारा सम जो है, हम सम एक मैसेज है वो हम प्रिंट करवाएंगे, और रिजल्ट में जो हमारी इन दोनों के ऐड होके वैल्यू फंक्शन से, इस वाले फंक्शन से जो वैल्यू ऐड होके हमारी आई है वो हमने रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दी। अब रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर इनका एडिशन स्टोर होगा, तो यहाँ पर इनका रिजल्ट शो हो जाएगा, और लास्ट में हमने मैनिपुलेटर एंडल लगा दिया है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।